अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर से डील की बातें हो रही हैं। कभी अपोजिशन ये तासुर देती है कि डील हो रही है, कभी हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ये बात सुनाई देती है। कभी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कभी कहा जाता है कि नहीं उनकी तबीयत ख़राब है, वो तो अभी वापस नहीं आएंगे। कभी ये कहा जाता है कि हुकूमत बस जाने ही वाली है। लेकिन हमारे मुल्क में ख़बर की उम्र बड़ी छोटी है। अब एक मरतबा फिर से एक नई डील की बात है जिसकी साख थोड़ी सी मुख्तलिफ समझ में आ रही है। वो शुरू हो गई हैं। 4 लीडर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वो जो हैं गए हैं किसी अहम शख्सियत से मिलने के लिए और उन्होंने अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। शरीफ ख़ानदान के यानी कि 4 जो बड़े लीडर हैं उनके, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और हमज़ा शहबाज जो हैं उनके। अब ये 4 लोग कौन हैं? कुछ हुकूमती रहनुमा जो हैं, वफाकी वज़रा जो हैं, वो नाम लेते हुए नज़र भी आते हैं, लेकिन कोई कहता है कि 3 लोग हैं, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 4 है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी जो ख़बरें हैं, ये सारी जो बातें हैं, क्या ये उन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है जो इस वक्त आवाम फेस कर रही है? यानी कि महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़ महंगी होगी। ख़ास तौर पर फाइनेंस बिल के पास होने के बाद जो एक महंगाई का नया तूफ़ान आया है, क्या ये सारी बातें उन चीज़ों से ज़्यादा अहम है? ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, रहनुमा लीग नून हैं, ये हमें ज्वाइन करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी सर, ये वफाकी वज़रा की जानिब से ये पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, ये बातें सामने आ रही हैं कि 4 लीडर हैं। अभी हमने आपको सुनवाया भी कि फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी ये बात कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब ने भी इस तरह की बात की है, फैसल वाडा साहब ने भी यही बात की है। ये अचानक से डील की बातें फिर से क्यों शुरू हो गई हैं? हालांकि जिनसे डील की बातें होती हैं उनके तर्जुमान आके कह के गए हैं कि भाई हमें इन चीज़ों में ना घसीटा जाए, मुल्क की सियासत में ना घसीटा जाए, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, देखें, डील की बातें मैं नहीं समझता कि ये 2 तरफा है। ये ख्वाहिशात हो सकती है, ये एक तरफा प्लानिंग हो सकती है। ये नेचुरल है जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी उम्र 20, 30, 40 साल हो जाए और उस पर फिर एक खानदान उसको लीड कर रहा हो और जब भी मुश्किल वक्त आए वो खानदान एग्जाइल में चला जाए और फिर जब इक़्तिदार आ जाए तो वो वापस आ जाए, तो नेचुरली जमातों में फिर ये ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं। ये बगावतें तो ये इनके अपने रवैयों की वजह से हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफी स्ट्रगल भी की, उनके अवामी रूट्स भी हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी और PMLN, जो एक जमाने में पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इक़्तिदार में भी रही, बारहा रही, अभी भी पीपल्स पार्टी सिंध में है, इन पे ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक सियासत करते हैं, ये डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, ये वोट को इज्जत देने का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन इनकी अपनी जमात में ना डेमोक्रेसी है, ना इनकी जमात में वोट को इज्जत देना है। एक फैमिली है, वो फैमिली लीड करना चाहती है। अल्टीमेटली जो सेकंड क्लास है, सेकंड लीडरशिप है, जैसे चौधरी निसार अली खान की बड़ी स्ट्रगल थी इस जमात के लिए। एक वक्त आया कि जो सेकंड जनरेशन आई है लीडरशिप के लिए मैदान में, उनकी उनसे नहीं बनी और उनकी वो 30-35 साल खिदमात वो सारी साइड पर कर दी गई। तो ये जो मुशाहिदा हो सकता है, इस बात का तज्जिया हो सकता है। मैं भी ये इस बात को वॉच कर रहा हूं कि PMLN के दोस्त जब हमारे साथ बैठते हैं तो उनके यहाँ भी इस तरह की पाई जाती है। और जो वफाकी वज़रा इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो अल्टीमेटली उनके पास वो वेल अवेयर होंगे, उनके पास खबर होगी। नहीं, आपके पास नहीं है कोई खबर, कोई इत्तलात आप तक नहीं पहुंची कि वाकई में इस तरह की कोई डील हो रही है या किसी की मुलाकात हुई है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की किसी से मुलाकात हुई है? आप तक पहुंची है कोई इत्तलात? देखिए, बात यह है, चीजों का तज्जिया किया जाता है। जब 99 में नवाज शरीफ साहब का एग्जाइल हुआ और वो गए मुल्क से, तो लगता ये था कि उनको जबरदस्ती भेजा गया। बाद में साबित हुआ कि उनका बाकायदा एग्रीमेंट था, रिटर्न एग्रीमेंट था और वो ओन नहीं करते थे। फिर जब NRO हुआ उस पर भी वो ओन नहीं करते थे। नहीं, अभी जो विफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कुरैशी साहब, जो विफाकी वज़रा बात कर रहे हैं, आप उसको तज्जिया उनका समझ रहे हैं हिस्ट्री को देखते हुए, या फिर ये आप कोई खबर समझ रहे हैं कि कोई उनके पास कोई इत्तला है, या फिर ये आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप तज्जिया कर रहे हैं?
देखिए आयशा, 3-4 स्ट्रेटजीज पिछले 1.5 से 2 साल में अप्लाई की गई पीएमएलएन की तरफ से। पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि गवर्नमेंट को डिच करने के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम का सहारा लिया जाए। उन्होंने अपने तमाम वो माफियाज की जो इनके स्टेक होल्डर की शक्ल में माफियाज थे उनको एक्टिव किया, बहुत सारी बेचैनी पैदा की। और फिर ऑडियो लीक्स के बाद जो डिफरेंट ऑडियोज मार्केट में आई, उससे पता चला कि ये प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेंडा, लोगों को डिमोरलाइज करना, गवर्नमेंट के खिलाफ मुहिम सबकी सब ऑर्गेनाइज थी। और बाकायदा चंद मीडिया हाउसेस को, चंद एंकर्स को इंगेज किया गया इस सारे माहौल को क्रिएट करने के लिए। अब वो स्ट्रेटेजी भी इनकी नाकाम हुई। इन्होंने देखा कि इमरान खान इस बात से ना डरने वाला है ना हटने वाला है। इन्होंने फिर लेकिन कोशिश सर की कि मियां कुरैशी नवाज साहब, शरीफ की वापसी का ये जो अब अलार्म बात बजाया जाए। शुरू की गई है डील की, या 4 लोगों की मुलाकात हुई, या जो शेख साहब फरमा रहे थे कि 4 नाम जो हैं वो नून लीग से माइनस हैं बिल्कुल, तो ये तो आपके अपने वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं ना, ये तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं कह रहे या उनकी तरफ से तासुर नहीं आया, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए ये तासुर आ जाएगा। हमारे पास भी इतलात इसी तरह की है कि वो 2-3-4 स्ट्रेटजीज जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जब वो फेल हो गई तो अब अल्टीमेटली पीएमएलएन की लीडरशिप में ये बेचैनी है कि अगर हमने 2023 का इलेक्शन में जाना है तो फिर पार्टी को लीड कौन करेगा। चूंकि नवाज शरीफ साहब की अभी अभी मैं नहीं समझता कि उनकी वापसी इतनी जल्दी मुमकिन हो। अगर उनके वहां कोई लीगल इश्यूज बने फिर तो उनकी वापसी मुमकिन है, अदरवाइज ये बगैर लीडरशिप के पार्टियां नहीं चलती। तो जो वफाकी वज़रा के पास जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा बेहतर तो वो ही बता सकते हैं। हम तो जो कुरैशी जो साहब, चीज़ मुझ तक मैं पहुंची है, जो आपकी मैंने तरफ सुनी है। वापस आऊंगी, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ आपकी तरफ कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं है अगले इलेक्शन से पहले, या जब तक भी वो वापस नहीं आते, या जो नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वो वापस नहीं आते। लेकिन आप ही की हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम बरतानिया के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, एक्स्ट्रेडिशन का कानून जो है वो बस हम पास करवाने लगे हैं और उनके साथ मिलकर मुआहिदा करेंगे और वहां से जो कैदी है वो वापस आएंगी। मैं आपके पास वापस आऊंगी। गौस शाह साहब, आप तक कोई ऐसी इत्तलात, गौस नियाजी साहब माफ कीजिएगा, आप तक कोई ऐसी इत्तला पहुंची है कि कोई डील हुई है या किसी की कोई मुलाकात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक नालायक लोग हैं, नाअहल लोग हैं, और ये हमेशा जो जुर्म ये कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये अपोजिशन पे लगा रहे होते हैं। हमेशा से 3 साल से इनका यही वतीरा है। और ये देखो, ये डील की बात या माइनस की बात इन्होंने खुद की, इनकी खुद एक एमएनए नूर आलम साहब ने कौमी असम्बली में एक स्टेटमेंट दी कि जो फ्रंट रोज पे तीन रोज हैं, जो फ्रंट की 3 रोज है कौमी असम्बली की, इनका नाम ईसीएल में डाला जाए। यानी कि जितने वज़रा हैं उनका मतलब ये था कि ये उनको पता है कि ये लोग गुजरात जो हैं ये मियां नवाज शरीफ से राब्ते में हैं, और ये वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ के साथ भी वजीर रहे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ वजीर रहे, फिर जो है वो हमारे साथ रहे, फिर पीटीआई में चले गए। अब उनको पता है कि हमारा दौर खत्म हो रहा है, तो वो दोबारा राब्ते कर रहे हैं कि अगर नून की हुकूमत बन जाए, और जाहिर है कि जिस तरह हालात है इंशाल्लाह नून की हुकूमत बनेगी तो उनसे राब्ते बाहर कर रहे हैं। तो उनको इनको अपने भी शर्मसार कर रहे हैं कि आप लोग डील की के साथ मांग रहे हैं और वापस जाने के लिए अपने जो मुस्लिम लीग नून में जो है वो राब्ते कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि उसको तस्लीम कर दे या इनकार कर दे, उल्टा उन्होंने हमारे पर इल्जाम लगा दिया कि 4 लोग हैं जो हमारे 4 लोग हैं जिस हमारे से राब्ते में हैं। भाई, आपसे के बस में है क्या? आपको इमरान खान की हुकूमत है वो बड़ी गाला तक महदूद है। और बाकी गौस जहाँ नियाजी तक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से राब्ते में है हुक्मरान जमात के रहनुमा, तो ये कौन से हैं? आप जरा नाम शेयर करेंगे कि कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं, जिनका 15 से ताल्लुक 20 लोग पीटीआई हैं। से? 15 अच्छा, से 20 लोग हैं। एमएनएस की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल राब्ते में हैं। जी, अच्छा, हमें वो ये मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू हो गया है। हमारे साथ दोबारा से कोशिश करेंगे गौस नियाजी साहब से। जी 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 नियाजी साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा। नाम बताने वाले थे कि कौन लोग हैं जो राब्ते में हैं इस वक्त नून लीग से। नाम नाम भी इंशाल्लाह वक्त आने में बता देंगे।
कुछ तो राजदारी भी रखनी चाहिए। ये हम नाम आप नहीं लोग क्यों छुपाते हैं, ये समझ नहीं आती। ये तमाम जमातें जो है ना, जब भी हम उनसे इस तरह की, जब वो क्लेम करते हैं कि हमारे साथ राब्ते में है किसी दूसरी जमात के लोग, और जब नाम पूछा जाता है तो नाम नहीं बताते, कहते हैं वक्त आएगा तो नाम बता देंगे। नाम बताने में क्या अर्ज है न्याजी साहब? मैम हम नाम बताएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम तो नहीं है, वो सफाइयाँ पेश करने लग जाएंगे। बात ये है कि जब तक उनकी डील पक्की नहीं होती, क्या हमारी तरफ से यकीन जारी नहीं कराई जाती, तो ज़ाहिर है वो तो इनकार करेंगे ना कि हम नहीं कर रहे हैं। और फिर ये डील डील का तो मेरे ख्याल बातें नहीं करनी चाहिए। अब तो देखो अपना जो डीजीआई इस पे ने स्टेटमेंट दिया है कि खुदा हमारा नाम नहीं रह जाए, कि डील डील की बातें ये फवाद चौधरी साहब और ये शेख रफी साहब और दूसरी जो बातें करते हैं, ये इनका मकसद एक तो हमें बदनाम करना होता है, दूसरा इदारों को अंडर प्रेशर लाना होता है। अच्छा, क्योंकि इनकी यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी की मुलाकात नहीं हुई है? जिन 4 लोगों की ये बात कर रहे हैं, किसी की कहीं मुलाकात नहीं हुई है? कुछ भी नहीं, हम तो देखो 3-4 साल जो है हमारे गुजर गए अपोजिशन में। अब तो हम देखो ना, अब क्यों डील करेंगे? अब तो 6 साल इलेक्शन, अब 22 आ गया, इलेक्शन की तैयारी तो शुरू करे। हमारी पार्टी ने तो जो है वो होमवर्क शुरू कर दिया है कि नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। हमने अब डील करके क्या करना है? जो मुश्किल वक्त था हमने गुजार लिया, और ये बड़ी कोशिश करते रहे कि हमारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और क्या का केस भरा है। हम दोनों आज तक कोई एक केस भी साबित नहीं कर सके। सारे जबानों में 2 तो 3 साल अंदर रह के वापस आ गए। यानी नून लीग के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त जो क़यादत है नून लीग की, उनके नामों पर इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, हम जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी तो होमवर्क शुरू कर दिया कि नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट कौन से होंगे। सही। क्या वही कैंडिडेट होंगे या कोई तब्दील होंगे? हमने तो नहीं, ये कुछ डिस्कस हुआ है। मेरा ये सवाल है, सुन लीजिए कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, लीड कौन करेगा, इस बात पे इत्तेफाक हो गया है आपकी जमात में? देखिए मैडम, तो वजारत उज़्मा को उम्मीदवार तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद, अभी तो हम नहीं कह सकते कि कौन वजारत उज़्मा। देखिए ये श्योर है कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जो तो सर फिर होमवर्क किस चीज का किया है? होमवर्क किसी चीज का तो होता है कि किसको वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाना है, कौन वजारत आला का उम्मीदवार होगा, किसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, किसके लिए कैंपेन करनी है। पार्टी के अंदर होमवर्क होता है। ज़ाहिर है जो नाम कई नाम कंसिडर कर रहे होंगे पार्टी लीडरशिप, ऐसा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है ना कि कौन कैंडिडेट होगा। अभी तो कभी कोई भी पार्टी ना कोई अनाउंस नहीं करती। इतना इलेक्शन से पहले भी तो इलेक्शन होगा, फिर रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद फैसला होगा कि कौन वज़ीर आज़म है। ठीक है सर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी देर से वो सुन रहे हैं। आमिर हसन साहब, बड़ी शद्दोमत से डील की बातें हम सुन रहे हैं, आपको भी लगता है, क्या आप तज्जिया क्या कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोई डील हो रही है? बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत की कि यहाँ पे जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो आइन उसे बनाता है, उसकी बजाय हम ताकत के दूसरे मराकज़ की तरफ देखते हैं। और ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये एक हकीकत है। और दोनों जिन जमातों की बातें आप कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून है या तहरीक इंसाफ है, इन दोनों में एक दौड़ है कि कौन पिया मन भाए। असल में ये दोनों हैं, एक पुरानी लाडली है इस्टेब्लिशमेंट की और एक आजकल मंजूर नज़र है। अब ये एक दूसरे को गिरा के अपनी बारी के चक्कर में है, ये प्रॉब्लम रहता है। हमने बड़ी दफ़ा देखा है और पिछले 3.5 साल के अंदर कि क्योंकि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, ना तो इनके पास कोई फ़िलासफ़ी थी, ना कोई आइडियोलॉजी थी, ना कोई प्रोग्राम था, ना इनके पास कैपेबिलिटी थी। हाँ जो था वो था गालम गलोच, वो था किसी की तजलील करना, तज़हीक करना, तू तकार करना, चोर डाकू कहना। उस पर टाइम तो गुजर गया, हुकूमत भी किसी ना किसी तरह साजबाज से मिल गई, लेकिन अब परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, जब परफॉर्मेंस नहीं है तो अवाम लामहल्ला दूसरी जमातों की तरफ देखते हैं। लेकिन फिर ये ख़राबी ये है कि PMLN हमेशा जब देखती है कि किसी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है, तो PMLN फिर चुप करके डील वील करके बैठ जाती है, बल्कि लस्सी पी के सो जाती है। और जब हुकूमत होती है अवामी, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, तो फिर सड़कों पे तहरीक निजात और मार देंगे मर जाएंगे होता है। देखिए ना, 88 में बीबी की गवर्नमेंट आई, मियाँ साहब वजीर आला थे, तहरीक चलाने निकल पड़े। उसके बाद 93 में गवर्नमेंट आई, तहरीक निजात शुरू की, सदर के साथ साजबाज की, हुकूमत तोड़वाई। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई तो मियाँ साहब डील वील करके हाथ छाथ जोड़ के पूरी फैमिली बाहर चली गई।
और उसके बाद फिर जब हमारी हुकूमत आई, फिर मियाँ साहब ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होने के बावजूद कभी पंखे जलते थे, कभी मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज करते थे, रोज लॉन्ग मार्च की कॉल देते थे। लेकिन जब से 3.5 साल से इन्हें पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही इस हुकूमत को कहीं ना कहीं हासिल है और उसी के कहने पे ये आई है, तो अब फिर इस दफा हुआ ये कि ये फिर आराम से बैठ गए, अब बोलते ही कोई नहीं। असल में इशू ये है कि हमेशा मुस्लिम लीग नून दो फेसेस के साथ पॉलिटिक्स करती है। एक फेस में वो अपने आप को असूली बनाते हैं, बताते हैं हम मर जाएंगे, वो अकबर अलाहाबादी के कोई शेर वेर एक दोनों ने याद किए हुए हैं, मौका ब मौका सुना देते हैं, लेकिन हमेशा अकबर अलाहाबादी के उसी शेर के बरखिलाफ डील करते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब ये सारी क्वालिटीज जो आप बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, इसी जमात के साथ आप लोगों ने पीडीएम भी बना ली और एहतजाज करने का फैसला भी कर लिया। वो ठीक है, बाद में आप पीडीएम से निकल गए, लेकिन जब आपको मालूम था कि ये जमात ऐसी है, इसके अंदर ये खामियां हैं, ये इस तरह से डील कर लेती है, सत्तू पी के सो जाती है, तो फिर आप लोगों ने ऐसी जमात के साथ क्यों फिर इत्तेहाद किया ऑपोजिशन का? देखिए, सियासत एक ऐसी जालिम चीज़ है आयशा साहबा कि आपको दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। कोई ईमान की या उसकी बात हो ना तो बंदा बंद करके, बिल्कुल वो मज़हब की बात नहीं, मज़हब में भी खैर खुले रखने पड़ते हैं। तो ये तो सियासत है। सियासत के अंदर जब कोई आएगा, देखे ना, जब मियाँ साहब पे मुश्किल वक्त आया एज प्राइम मिनिस्टर, तो मियाँ साहब किसका नाम लेते थे कि भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया गया, मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। तो जब हमारे लीडरशिप के बारे में इतनी बड़ी बातें करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर हमारे में आ जाता है। फिर ये हमारे साथ बात करते हैं, जब हमारे साथ बात करते हैं फिर ये टू फेसेस दिखाते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि मैंने आपको सुना है, उसके बाद मेरा भी सवाल सुन लेना। रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि आपकी क़यादत और आप लोगों की तरफ से इस तरह का रवैया, इस तरह के बयानात नून लीग या नून लीग की क़यादत के लिए सामने आए? क्योंकि हमने नहीं देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कोई इस तरह की बात की गई हो जिस पर आपको गुस्सा हो और आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो। रिसेंटली ऐसा हुआ क्या? आयशा साहब, अगर देखिए कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो हमारी बातें करे ना, हमने अगर कुछ गलत किया है, हमें इन्होंने जेल में डाला है 12-12 साल, हमारे साथ इन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा, हमारे खिलाफ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पुष्ट पनाही उसकी लेके हमें मारा है, हमें खत्म किया है, हमें पॉलिटिकली हमें नुकसान पहुंचाया है। हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर इस मुल्क में कोई एस्टेब्लिशमेंट है और उसका रोल है तो आए उसे खत्म करें। जब वो खत्म करने का मौका आता है तो ये भाग जाते हैं। अब ये जब एक्सटेंशन का मौका था, बिलावल साहब कहते रहे कि पार्लियामेंट के अंदर आए, उस वक्त मियां साहब ने अपनी पार्टी को हुक्म दिया कि आप एक्सटेंशन के लिए वोट करें। देखे ना, ये बात असूल, ये इनका कोई भी कभी भी, मैं यही तो कहता हूं कि ये दो चेहरे दिखा के तो अपना फायदा, बीबी कलसूम थी तो वो मुजाहिमत कर रही थी और मियां साहब अंदर जेल में थे, फिर उसी मुजाहिमत के फेस से इन्होंने डील की और भाग गए। आजकल भी ये है कि कभी मरियम बीबी को बुलाते हैं, उससे बातें करवाते हैं, और कभी दूसरा होता है। हम आज भी कहते हैं कि इन्हें अवाम में आके फैसला करना है। देखें ना, जब ये हुकूमत टूटने लगी थी, कौमी असेंबली में हमने इन्हें शिकस्त दे दी थी सेनेट के अंदर, तो फिर कौन था जिसने कहा था इस्तीफे दें तो फिर लॉन्ग मार्च होगा? अब तो ये इस्तीफे नहीं दे रहे। फिर इन्होंने पीडीएम तोड़ा, हुकूमत को 1 साल का टाइम दिया, अपनी डील पक्की की, चुप करके बैठ गए। अब फिर कहते हैं जी अब इस्तीफे करेंगे, देंगे, तो अब इस्तीफों के बगैर जी लॉन्ग मार्च करेंगे। अब अदम एतमाद भी ठीक हो गई। तो जो पीपल्स पार्टी कहती है आपने 1 साल के बाद वो करना होता है, तो वो तो उस वक्त तो अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अपने वक्त के ऊपर, टाइमिंग का नाम पॉलिटिक्स है, वक्त के ऊपर फैसले करने का नाम। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप लोगों की जमात की तरफ से अदम एतमाद का ऑप्शन दिया गया था कि पहले पंजाब असेंबली में कर लेते हैं, उसके बाद कौमी असेंबली में कर लेते हैं, लेकिन मिनी बजट को पास होने से तो रोक नहीं पाए आप लोग। शेख साहब कहते हैं कि इस मरतबा 12 लोग गायब हुए थे, अगली मरतबा 26 लोग गायब हो जाएंगे। नहीं आयशा साहब, मेजॉरिटी हम बना सकते हैं, हमने बना के सेनेट में दिखाई है। देखिए, एक माजरत के साथ, आप लोग भी मौजूद हैं, 3.5 साल में बिलावल भुट्टो साहब के अलावा मुझे दिखाएं जिसने पार्लियामेंट के अंदर बातें की हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आते हैं, कभी कभी एक लंबी सी तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। इन्होंने अपोजिशन का रोल ही प्ले नहीं किया। अगर ये उधर बैठ जाएं अपने चैम्बर के अंदर, मैं आज भी कहता हूं
इस हुकूमत को शिकस्त देना कोई बात ही नहीं। और पंजाब के अंदर तो कुछ भी 1 सेकंड के अंददर ये काम किया जा सकता है, लेकिन आपके क्योंकि नजदीक ये सिर्फ पार्लियामेंट तकरीरें के कर जरिए देना, नहीं तब्दीली लाना चाहते। ऑपोजिशन है, सिर्फ तकरीरें establishment कर के देना। ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का सिर्फ यही किरदार है कि पार्लियामेंट में आके तकरीरें करे, तनकीद करे। मेरी आपने नंबर गेम की बात की है बीबी जी जी आयशा साहबा, आपने नंबर गेम की बात की है। नंबर गेम क्योंकि हम दूसरी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं वो हम पूरे नहीं कर सकते, लेकिन जब जरूरत पड़ी है हम खड़े हुए हैं। तो नहीं आप खड़े लोगों ने हुए तो मिनी ये नहीं खड़े हुए। बजट हम आज के भी लिए कहते क्यों हैं। नहीं आपने पूरे किए मिनी बजट के नंबर? लिए मिनी बजट को पास होने से रोकने के लिए मिनी नंबर बजट क्यों नहीं का- पूरे किए? देखिए सिर्फ ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता। कैसे होता मिनी है सर? बजट तो उड़ जाएगा अगर ये हुकूमत उड़ जाए तो। अगर ये हुकूमत उड़ जाए तो हम आज कहते हैं कि अगर ये सीरियसली इन हाउस चेंज के ऊपर आ जाते, जो इन्होंने 1 साल लगा दिया है, जिस वक्त तरीन ग्रुप मौजूद था, लोग मौजूद थे, इससे मुतनफिर थे, हुकूमत लरज रही थी, उस वक्त 1 साल का टाइम दे के असल में इस हुकूमत को इन्होंने एक्सटेंशन दी है। नहीं, आपको नहीं एक दफा लगता फिर बैरिस्टर साहब कि तरीन ग्रुप अभी भी मौजूद होगा? जहांगीर तरीन साहब तो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मिलते हैं, ये भी बात करते हैं कि जहाज का रुख मुड़ सकता है, इधर से दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी वो वाला ऑप्शन मौजूद है? कन्विंस किया जा सकता है, बात की जा सकती है? मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है, और हम उनके साथ राब्ते के अंदर हैं। हमारी लीडरशिप, ऐसी कोई बात नहीं, हम इनके इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं। हमने पहले मेंगल साहब को इनसे अलहदा किया गवर्नमेंट से, दूसरे इत्तेहादी भी हमारे साथ चल सकते हैं वक्त आने के ऊपर। लेकिन अगर अपोजिशन की जो बड़ी पार्टी पंजाब और मरकज में है, ये अगर हर वही चीज कहे आप कि इन हाउस वक्त पे ही चेंज डाल नहीं देते हैं लानी, बैरिस्टर हमने साहब। आना ही नहीं। सिर्फ आपकी जमात नहीं, कोई भी सियासी जमात हो, वक्त आने पर बताएंगे। नाम पूछते हैं कि कौन से एमएनए राब्ते में है, देखिए, नहीं, तो वो नहीं, कहते हैं आयशा कि जी साहब, वक्त अगर आने आप भी मेरी पूरी बताएंगे। बात सुन लें, और कितना तो वक्त आपका चाहिए सवाल सर? नहीं बनेगा। साढ़े 3 साल गुजर गए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग खुद मजीद टाइम दे रहे हैं हुकूमत को कि वक्त पूरा कर ले, और जब इलेक्शन आए तो हम फिर इलेक्शन में जाएं। मुझे नदीम कुरैशी साहब की तरफ, मेरी बात सुन ले, मैंने आपको बड़ा टाइम दे दिया, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। आखिरी फिक्रा, चले, आखिरी फिक्रा सुन ले जी। मैं कहता हूं कि अगर अपोजिशन की बड़ी जमात पीएमएलएन अपने 2 चेहरों की बजाय 1 चेहरे, और 2 जुबानों की बजाय और 2 लहजों की बजाय यकसुई पे आ जाए, तो ये हुकूमत सेकंड्स में खत्म हो सकती है। अच्छा, ठीक है जी। नदीम कुरैशी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के गई थी मैं। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका वापस आना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, वो वापस नहीं आएंगे। आपकी हुकूमत तो बड़ी बजिद नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रहा है कि डेडिकेटेड है कि उनको वापस लेकर आना है, और बरतानिया के साथ मुआहिदा भी हो रहा है। तो फिर कब तक लेकर आएगी हुकूमत, या फिर आपको लगता है कि नहीं आएंगे वापस नवाज शरीफ साहब? देखिए, यकीनन हुकूमत ने अब अपनी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब टीवी पर नजर आते हैं और जब हुकूमत मुखालिफ तकारीर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इदारों के चीफ्स को ललकार रहे होते हैं, तो बड़े सेहतमंद हैं। तो उनको, वो तो हेल्थ ग्राउंड पे बाहर गए थे, तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उनको लाया जाए। अच्छा, इसके साथ में जरा बैरिस्टर आमिर साहब की बड़ी मासूमियत और इनकी सादगी, वो इनकी सादगी का सुभान अल्लाह कि इन्होंने पीएमएलएन के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट बयान की, और साथ साथ बड़ी बेनियाजी से कहा कि जी वो बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा का नाम लेते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं नवाज शरीफ, तो हमें जरा सॉफ्ट कार्नर मिल जाता है। ये कितनी, मतलब ये एक हैरान कुन एक मिसाल है कि ये एक तरफ उन पर वो इल्जामात भी लगाते हैं, बदतरीन इल्जामात। मतलब मैंने तो पिछले 30 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जितनी खौफनाक पॉलिटिक्स पीएमएल और पीपल्स पार्टी की देखी, जिसमें कैदियों को तशद्दुद करके उनको फिजिकल तशद्दुद किया गया, उनकी जुबानें काटी गई, और जहां जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दियो कि नौज बिल्ला मुझे कहे मैं नवाज शरीफ की बात को नहीं मानूंगा, और बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट्स माजी में रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा देखते हैं दोनों जमातों को मफादात पर, तो फिर मुझे इमरान खान की 20 साल पुरानी कही हुई बात याद आती है, जो उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब इनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा, ये दोनों जमातें एक कंटेनर पे होंगी। और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा, अहले पाकिस्तान ने वो मंजर देखा, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मरियम साहबा गड़ी खुदा बख्श जाती हैं, और किस तरह बिलावल साहब यहाँ रायविंड आते हैं, और क्या माहौल था, क्या पॉलिसीज थी, और फिर किस तरह से सेपरेशन हुई। ये आज भी एक है, लेकिन इनका टारगेट पाकिस्तान का इक़्तिदार है। इनका टारगेट अगर अवाम होता तो पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में है, वहां के हालात आज ये ना होते। इनका टारगेट
अगर नदीम आवाम कुरैशी होता साहब, तो आज इस नवाज शहर में- शरीफ साहब सुने ना, वापस मेरी आएंगे या सुनिएगा। नहीं? मैं आप तकरीर करने लगे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री बताने लगे हैं। आप मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे? और मेडिकल बोर्ड भी बना दिया अब तो पंजाब हुकूमत ने, वो बताइएगा क्या मैं किस तरह असल से में- काम करेगा? आयशा, मैं असल में बैरिस्टर आमिर हसन साहब की मासूमियत, सादगी, भोलपन देख के ना मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सका। नहीं मुझे नहीं, बड़ा अजीब जज्बात लगा पे कि इतना आप मासूम कंट्रोल मेरा भाई, रखें मेरा और दोस्त ये ऐसी बात बताइए, करेंगे। जज्बात पे कंट्रोल रखें कुरैशी साहब। अच्छा, ये दूसरी बात, नवाज लेकिन शरीफ साहब नहीं, ये जो खुशगवार और मोहब्बत से भरे हुए एहतराम वाले जज्बात हैं, ये नाराजगी वाले नहीं है। अच्छा, मैं देखें, मैं नजूमी तो नहीं हूं, मुझे अंदाज जो हमने देखा, गवर्नमेंट हर सूरत इस बात पर कमिटेड है कि ही शुड बैक टू पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के सिस्टम का, अगर वो लीडरशिप जो 30-30, 40-40 साल यहां इक़्तिदार की राहदारियों में बराजमान रही है, जो दावे करती है कि जी हम 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, क्रेडिट भी लेते हैं ना जी, तो फिर उनको इन इदारों का एहतराम भी करना है। अगर वो एहतराम नहीं करेंगे तो के कमजोर शख्स तो फिर इस कानून का मजाक उड़ाएगा। लेकिन हुकूमत भी यही अब तो हम एक्टिव कहते नजर आ हैं रही है कि ना, वो जब पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ये कहना शुरू किया कि नवाज शरीफ साहब बस वापस आने वाले हैं, उसके बाद हमने वहां पर तो खामोशी देखी, लेकिन हुकूमत काफी एक्टिव हो गई। हुकूमत कह रही है कि हम बरतानिया के साथ मुआहदा कर रहे हैं, फिर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया, पंजाब हुकूमत ने बना दिया मेडिकल बोर्ड। उसके बाद ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो जामिन थे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के लिए। तो अब होगा क्या? हुकूमत क्या करने जा रही है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब को आज खुद डिसीजन करना चाहिए, उनको पाकिस्तान आना चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट ने यानी कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान का कानून, देखिए आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी ना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, गवर्नमेंट वही करेगी जो पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है। चूंकि पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं था यूके के साथ, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के साथ। अब अगर हम एग्रीमेंट में जा रहे हैं और कोर्ट्स में जो गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने गारंटी की थी कि आई एम द गारंटर के नवाज शरीफ साहब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी हेल्थ बेहतर होने के बाद तशरीफ लाएंगे वापस। अब वो उस चीज से विड्रॉ हो गए, तो अल्टीमेटली कोर्ट का राइट बनता है कि वो शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि आपने गारंटी दी थी। एक साइकिल चोर तो जेल के पीछे, एक खरबूजा चोर की तो सजा हाथ काटना, एक गरीब शख्स जो भूख से मरे और उसको तो उठा के जेल में डाल दिया जाए, और ताकतवर लोग मकड़ी तो के जाले आप की तरह लोग, कानून को आपकी तोड़ के जमात इस और वक्त हुकूमत में है ना नदीम कुरैशी साहब, आप इस तरह से बातें करें जैसे आप ऑपोजिशन में मौजूद हैं। आपकी हुकूमत है, आप कानून की अमलदारी करवाएं। जी, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में मेरी बहन, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में हुकूमतों के पास इदारों के अदलिया के इख्तियारात नहीं होते, यहाँ बादशाहत नहीं है। यहाँ हर चीज की अपनी एक डोमेन है, हर चीज का अपना एक तरीकाकार है। पाकिस्तान का आइन कानून पाकिस्तान की अदलिया को वो इख्तियार देता है कि वो फैसला करेंगी किसी आपके वफाकी वज़रा आके फिर ये क्यों कहते हैं, या जो इससे पहले एहतसाब का बड़ा नारा बुलंद किया करते थे आप लोग, अब आप खुद कहते हैं कि एहतसाब नहीं हो पाया। शेख साहब कहते थे किसी को नहीं छोड़ेगा इमरान खान साहब कहते थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि हर इदारे की एक डोमेन है, हर इदारे ने अपना काम करना है? उस टाइम पर इतने बड़े बड़े जो क्लेम्स आप लोगों ने किए थे ना, वही आपको काटने के लिए अब आ रहे हैं। देखें, जो उन्होंने क्लेम्स किए उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने इदारों के मामलात में दखल नहीं दिया। आपने इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट देखा, किस तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, और पाकिस्तान की तारीख की पहली गवर्नमेंट है जिसके इलेक्शन पे तमाम अपोजिशन ने बगले बजाई हैं, खुशी के शादियाने बजाए हैं और बड़ा क्रेडिट लिया है। इसी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इदारों को आज़ाद किया। पहले इदारों में बैठकर अपनी मर्जी के डिसीजन करवाए जाते थे, उन्होंने तो जो कहा वो किया। लेकिन पूरी दुनिया में मैं समझता हूं व्हाइट कॉलर क्राइम अगर इतनी आसानी से इन्वेस्टिगेट हो जाता और व्हाइट कॉलर क्राइम की लूटी हुई रकम इतनी आसानी से वापस आ जाती, तो पाकिस्तान को ये IMF का 22nd प्रोग्राम ना लेना पड़ता। मैं तो खुद ख्वाहिशमंद हूं, मैं अपनी पार्टी आपकी ये बात सुन के तो परेशान हो गए कुरैशी साहब। देखें, मुराद सईद साहब कहते थे इमरान खान वजीर आजम बनेगा, बटन यहाँ पे प्रेस होगा और अगले दिन 200 अरब जो है ना वो मुल्क के अंदर वापस आ जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ये बताना चाहिए था उस टाइम पे कि व्हाइट कॉलर क्राइम को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम लगता है। उस टाइम पर आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए और अब आप कहते हैं कि टाइम लगेगा, अभी हमें मजीद टाइम चाहिए, एहतसाब जो है उसके लिए मजीद वक्त होना चाहिए, हम एहतसाब ठीक से नहीं कर पाए। आपको ये उस टाइम पे अपने मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए था कि वक्त लगेगा, 5 साल के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मुराद सईद साहब ने
एक ख्वाहिश का इजहार किया था और उनको पता था, और उनकी बात गलत नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में जिस शख्स पर पूरी दुनिया ने और पाकिस्तानियों ने भरोसा किया, ये शौकत खानम, ये नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की जो बाकी चेन्स बन रही हैं, ये इमरान खान पर उस ट्रस्ट का नतीजा है। आज पाकिस्तान बैरून मुल्क बैठा पाकिस्तानी जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहा है अरबों रुपया, माजी में तो ऐसा नहीं था। आज कोई भी शख्स, बदतरीन दुश्मन भी इमरान खान का उनकी ऑनेस्टी के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं करता, बदतरीन मुखालिफ भी पूरी कोशिश के बावजूद एक बात साबित नहीं कर सकता कि इमरान खान ने अपनी जात को कोई बेनिफिट दिया हो। तो ये तो बिल्कुल मुराद सईद साहब ने कहा, और मैं भी आज कह रहा हूं, लेकिन आपने ये डेढ़ से 2 साल को जो दुनिया का पूरा लॉकअप, आप भी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जैसे मुराद सईद साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं अपने लीडर की क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आपके लीडर की क्रेडिबिलिटी पर तो किसी ने बात ही नहीं की थी कुरैशी साहब। आपके लीडर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। मैं तो आपको पुराने वादे याद दिला रही थी, दावे याद दिला रही थी जो आप जब ऑपोजिशन में होते थे तो किया करते थे। बहरहाल मैं आपके पास वापस आऊंगी, हमें एक ब्रेक लेनी है। गौस साहब से मैं आके सवाल करूंगी कि नवाज शरीफ साहब खुद से वापस आएंगे या फिर हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ गौस नियाजी साहब, नदीम कुरैशी साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। गौस नियाजी साहब, आपसे मैंने सवाल करना है कि जो ब्रेक पर जाने से पहले किया था कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे या फिर अब जो हुकूमत कर रही है, जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए, उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, डील में है वो, इस वक्त अपील में है, तो कब तक उनकी वापसी मुतवक्की है? कि मैडम, एक तो मेरा गिला ये नोट करें कि आपने मुझे बहुत कम टाइम दिया है। मैं आपको अब पूरा टाइम दूंगी, आप पूरा टाइम लीजिए अपना जवाब देने के लिए। आप टाइम लीजिए। मैडम, अपोजिशन इतनी कमजोर भी नहीं जितनी आप समझ रही हैं, है ना? जी तो, सर मैं सुन नहीं पाई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अपोजिशन इतनी कमजोर नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। अपोजिशन को आप टाइम ही नहीं दे रहे, ठीक है ना? तो अपोजिशन तो बटी हुई है ना सर, इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपोजिशन मिल के कुछ करती तो शायद कुछ कर भी लेते। इंशाल्लाह आप मिलके करेंगे, आप देखेंगे पोजीशन पर पत्ते इंशाल्लाह शो करेगी, कार्ड शो करेगी, कौम को मायूस नहीं करेगी। बात हो रही थी मियां साहब की। मियां साहब एक कोर्ट के फैसले के तहत हुकूमत की अशीरबाद से बाहर गए हैं और एक SOP तय हुए थे कि जब उन्होंने 8 हफ्ते के लिए गए थे कि वहाँ इलाज कराएंगे, वहाँ कोविड आ गया और फिर अदालत ने ये भी लिखा था कि अगर वहाँ हुकूमत समझती है कि मियां साहब ठीक हो गए हैं और फिर वो वहाँ उसको वापस आना चाहिए और नहीं आ रहे, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? सब कुछ फैसले में लिखा है। उसमें लिखा है कि हुकूमत जो है वो मियां साहब के जो पर्सनल फिजिशियन है उससे रब्ता करेगी, फिर वो कहेगा कि मियां साहब फिट हैं तो फिर उनको वापस ले आएगी, हुकूमत हर तरीका आजमाएगी। अब ये इधर से वैसे तो कहते हैं कि मियां साहब को हम लाएंगे। जब मियां साहब अनाउंस करते हैं या हमारी पार्टी की तरफ स्टेटमेंट आती है कि मियां साहब आ रहे हैं, तो इनकी टांगें जो है कांपना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि मियां साहब आ गए तो क्या हो जाएगा, और फिर वज़ीर आज़म इतने घबरा जाते हैं कि अपने कैबिनेट में कहते हैं कि मियां साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, उनकी रास्ते तलाश की जा रही है। अपने वजीरों से ये बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट मीटिंग जो है मियां साहब पे जो है वो पंचायत के एजेंडा पे बात करने के 2-4 घंटे इसी बात को डिस्कस करते हैं। कितना नवाज शरीफ साहब करते हैं। तो ये बात मैं क्लियर कह दूं कि जब भी मियां साहब की सर्जरी होनी है, कोविड की वजह से लेट है, और वो जब इंशाल्लाह जब भी वो सर्जरी हो जाएगी वो वापस पाकिस्तान आएंगे। वो पाकिस्तान में ही बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के बारे में बहुत परेशान है, और पाकिस्तान की जो हालत ज़ार है और जो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसमें देखकर कुछ भी हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। महंगाई जो है, और फिर महंगाई कहते हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है, महंगाई इंटरनेशनल कहाँ से आ गई? आधी महंगाई जो है वो तो ये अच्छी गवर्नेंस करके हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा नियाजी साहब, आपके अपने रहनुमा जो है, कोई कहता है कि चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब, कोई कहता है महीनों में आएंगे, कोई कहता है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वापस नहीं आएंगे। इसीलिए ये कन्फ्यूजन पैदा होती है और फिर हम सवाल करते हैं कि कब वापस आएंगे। और दूसरी तरफ आपने वज़ीर आज़म की बात की कि उन्होंने काबीना में बैठ के ये बात की कि उनको वापसी के लिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। आप तो हुकूमत खुद से इकदाम कर रही है उनको वापस लाने के।
हुकूमत नहीं कर रही ना, ये कशशोई करती है, तो घबराते क्यों है? फिर बुलाए मियां साहब को, ले आए वापस। हुकूमत तो अगर संजीदा ठीक नजर आ रही है वैसे। अब बरतानिया के साथ मुआहदे की भी बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की भी बात हो रही है। नहीं, कार्रवाई करें, क्यों नहीं करते? हमने तो मना नहीं किया इनको, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। ये खुद नहीं चाहते कि मियां साहब आए, ये खुद भेजने वाले मियां साहब को। और यकीन करें कि ये जब पता चलता है कि मियां साहब, मैंने जैसे पहले कहा है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो ये खुद घबरा जाते हैं। ये खुद नहीं चाहते मियां साहब को लाने के लिए। हम्म। तो मियां साहब तो एक तो हमारी पार्टी बल्कि पोजीशन इनको अब तक टाइम देती आ रही है कि ये हुकूमत करें और ताकि अच्छी तरह एक्सपोज हो जाएं। और अब जो है वो पोजीशन ये सोच रही है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2-3 हफ्तों में 26 जनवरी को पीडीएम का इजलास हो रहा है और उसमें मुशावरत शुरू कर रहे हैं अदम एतमाद के लिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह हम अपोजिशन कौम को मायूस नहीं करेगी और अच्छा, रिजल्ट देगी अदम इंशाल्लाह। अदम एतमाद की आप बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, गालिबन कल का वो इंटरव्यू है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब भी अदम एतमाद के लिए कोशिशें जो हैं उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक फोन कॉल्स आती रहती हैं। तो उनके बयान से तो ऐसा लग रहा था कि शायद अदम एतमाद पे एतमाद नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब अभी भी ऑप्शन मौजूद है अदम एतमाद का। जी बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। तो हम देखो, सरदारी साहब ने पहले पंजाब में बात की जी, अदम एतमाद ने, और वज़ीर आला गुलजार ने कमर बंद है, इसको तब्दील करें। हमने कहा जी हम तैयार हैं, तो आप ऐसा करें कि जी हमने कहा जी हमें आप नंबर गेम शो करें, हम आपके तैयार हैं। उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन ग्रुप आ जाएगा हमारे साथ। हमने कहा भाई जहांगीर तरीन ग्रुप आ जाएगा तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है पहले को अनाउंस तो करे, तो हुकूमत से ला तलकी का ऐलान तो करे, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड तो है ना। हम ऐसे ही हवा में छलांग लगा दें और रिजल्ट कुछ ना निकले, और बजाय इसके कि हुकूमत कमजोर होने के, गुजार कराने की हुकूमत और मजबूत हो जाए। तो उसके बाद जरदारी साहब वो नंबर शो नहीं कर सकते। अभी जरदारी साहब कहते हैं कि ये तो बात करें, हम उनसे राब्ते में हैं, उनसे पीडीएम का वक्त मिलेगा और फिर जब वो यकीन दहानी हासिल होगी। अब देखो ना पिछले चंद आप न्याजी साहब ऐसे लगता है कि तरीन साहब जो है वो नून से ज्यादा राब्ते में है पीपल्स पार्टी की निस्बत, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनको एक नून लीग के रहनुमा के इवेंट में भी देखा, बड़े हंस के तस्वीरें भी वो बनवा रहे थे। तो आपको लगता है कि वो नून लीग के साथ ज्यादा राब्ते में है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? आपने किसकी बात की मैडम? मैं जहांगीर तरीन साहब की बात कर रही हूँ। जी जी जी, जहांगीर तरीन साहब के बिल्कुल राब्ते हैं, हमारे साथ राब्ते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का अपना बोर्ड नहीं है, ग्रुप जरूर है। और जब तक हमारे पास वो पूरी नंबर पूरे नहीं होंगे, हमें छोटी नहीं मिलेगी कि बाहर से कोई हमें वो करेगा, बाहर से कॉलें नहीं आएंगी, तो हम इंशाल्लाह जो है उसको फौरन पुट अप करेंगे और बाद लाएंगे। लेकिन न्याजी साहब उन 15 से 20 एमएलएज का क्या, जिनके बारे में आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो नून लीग के साथ राब्ते में है, क्या वो तैयार नहीं होंगे अदम एतमाद के लिए आपके साथ मिलने पर, आपके साथ मिल के वोट देने पर? नहीं होंगे मैडम। देखो ना, आप तो आपकी पोजीशन सारी इकट्ठी हो रही है, आप अवाम की चीखें कर रही हैं और अवाम अब तो पोजीशन में मायूस होना शुरू हो गए। अब हमें हर सूरत जो है ना कोई ऑप्शन अब इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हमारी सबसे बड़ी ऑप्शन ये थी कि हुकूमत खुद ही अपने बोझ से गिर जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ लिंगर ऑन कर रहे हैं और मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। तो अब सारी जिम्मेदार सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून है। ठीक है, न्याजी साहब की आवाज़ जो है वो फिर से चली गई है। बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। लगता है वैसे आपको कि माइनस नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून हो सकती है और आगे अपनी सियासत को लेकर जा सकती है, या ऐसा पॉसिबल नहीं लगता आपको? देखिए, लीगली तो नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं, मतलब अब वो डिस्क्वालीफाई हैं और सुप्रीम कोर्ट से हैं, तो वापसी तो उनकी तो सियासत के अंदर हो नहीं सकती। फिर मियां साहब ने हमेशा सियासत की बजाय जान बचाने को तरजीह दी है। सियासत के अंदर कई दफ़ा आपको तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं मियां साहब को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तो नहीं मिलाना चाहता, ना वो मिलते हैं, ये तारीख के साथ और भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती होगी। लेकिन चलें, आज के जो दौरे हाजिर के लीडर हैं और हमारे लीडर के साथ अगर उनका तकाबुल प्रेसिडेंट जरदारी के साथ करें, तो जरदारी साहब ने हमेशा यहीं पर रह के जेलें काटी हैं।
यहीं पे रहे हैं। मैं खुद आपको अपनी जाती गुफ्तगू की मिसाल देता हूं कि पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट साहब इधर थे लाहौर में, तो मैंने उनसे पूछा कि बीबी बख्तावर के हाँ बेटे की पैदाइश हुई है और आपके यहाँ 25 साल के बाद कोई खुशी है तो आप नहीं जाएंगे दुबई? तो उन्होंने कहा मैं दुबई जाऊं इस बात के लिए और इस हुकूमत से माफी मांगू और इजाजत मांगू, ये मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में और दूसरी नाम नेहाद असूली क़यादत में। तो इसलिए मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ तो है माइनस। अब ये इन्होंने देखना है PMLN ने कि अभी भी इन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बन के पॉलिटिक्स करनी है, या अगर वो जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी उसके तहत निकल के वंस फॉर ऑल एक दफा ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर हक के हाकमियत अवाम को लौटाएं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब ये छोड़ दें ये तमाशा कि आप फिर उसी दरवाजों की तरफ जा रहे हैं डील, और कोई भी जमात जो इस वक्त डील करेगी, क्योंकि देखिए मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है कि इन नालायकों के करने का ये काम नहीं है, और अब सारे मामला सबको नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर कोई अपनी डील के लिए अपने कंधे पेश करेगा तो वो नुकसान उठाएगा। यानी बैरिस्टर साहब जो इस वक्त हुकूमती वुज़रा जो डील के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों में आपको दम नजर आ रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है डील की बात? देखिए वो बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे चिल्लाएं ना रोए ना तो क्या करें, क्योंकि उनके पास एक ही तो सहारा है ना, उनकी कोई अवाम में। ये सारे बेचारे जो वुज़रा शुज़रा हैं, ये तो काउंसलर का इलेक्शन हारे हुए थे, ये कराची से इधर से जेलम शेलम से, इन्होंने कभी कहां जीतना था। ये तो इन्हें जिताया गया है, उन्हें पता है कि अगर उनका हाथ उठ गया तो हम तो आलूओं के भाव भी कोई हमें नहीं लेगा। तो इनका हाल तो सबको पता है, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं। और बात किसी हद तक ठीक भी है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी चेंजेस आती हैं वो आपके सामने है, उसमें हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की राय इख्तियार करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट की तरफ आएं, हम लोग पार्लियामेंट से तब्दीली लाएं, उधर से रिफॉर्म्स लेके आएं, और रिफॉर्म्स ला के हम बेहतरी की तरफ चलें। और रिफॉर्म्स आएंगी, फिर हम अगला इलेक्शन शफाफ करवाएं जिसे अवाम मैंडेट देती है। लेकिन मिलके पाकिस्तान के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, गरीब आदमी को बदतरीन महंगाई। अच्छा बैरिस्टर साहब एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं कुरैशी साहब की जानिब बढ़ूंगी। एक सवाल का जवाब दे दें। तहरीके अदम एतमाद की हमेशा से पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन सामने रखी, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बात की थी तहरीके अदम एतमाद की, अब भी ऑप्शन है तहरीके अदम एतमाद? फर्स्ट ऑप्शन है, यही हमने PDM बनाते हुए दी थी, यही आज है। अभी न्याजी साहब ने बात कर दी जी नंबर पूरे नहीं दिखा सके। अरे भाई हमने तो उन्हें कौमी असेंबली में हरा के नंबर पूरे करके दिखा दिए, आपके हौसले नहीं, क्योंकि ये डबल गेम कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये उधर भी जाते हैं और बात भी सुनाते हैं। अब खुदा के लिए इन्हें मुनाफिकत की सियासत छोड़नी पड़ेगी। ये दो रंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ठीक है, नून लीग को अब ये बस करना चाहिए, इतनी भी मुनाफिकत क्या हुई। ठीक है जी। कुरैशी साहब आप सुन रहे हैं हमारे दोनों मेहमानों की बात भी। तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मौजूद है, बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसको कोई परेशानी तो नहीं है तहरीके अदम एतमाद के ऑप्शन को देखते हुए? आपको लगता है कि अगर आई भी तहरीके अदम एतमाद तो कामयाब नहीं हो पाएगी ऑपोजिशन? देखिए आयशा, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कोई परेशानी तो नहीं है। हुकूमत करना, हक हुक्मरानी रखना, अवाम की तकलीफ, दर्द और अजियत को कम करने की कोशिश करना, इससे बड़ी जिम्मेदारी और परेशानी क्या हो सकती है? परेशानी उन हुक्मरानों को नहीं होती अपने इक़्तिदार में जो दौरान इक़्तिदार मुल्क की वसाइल का लूट मार इस तरह से करते हैं कि लोग भूख से बिलबला रहे होते हैं और हर डिवीजन प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में अरबा रुपए के, करोड़ों रुपए के बिलावल हाउसेस बनते हैं। परेशानी उन हुक्मरानों को नहीं होती कि अवाम भूख से मर रहे होते हैं और वो इवन फील्ड और सारे महलात पर आते हैं। कितनी गलत। देखिए मैंने बैरिस्टर साहब सारी आपकी सारी लच्छेदार बातें सुनी है, आप बर्दाश्त करें ना जी। आप अगर ये फरमाते हैं कि जी ये मैंने दुनिया के पहले मुतकब्बिर लोग देखे हैं जिन्हें अपनी जाती घरों की बातें, मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं ना, मैंने आपसे आर्गुमेंट नहीं देना,
मैंने आपके बनी आपके गाला पूछ है। के नहीं देना भाई, फिर आपको मैंने आपसे पूछ जाती के नहीं देना। बातें शुरू मैं की अब छोड़ देना, तो छोड़ बड़ी दे। दूर तक ये जाएंगे बनी गाला के अलावा आपके पास कुछ नहीं क्या है। करें जाती बनी बातें? गाला के अलावा कुरैशी आपके पास साहब, कुछ नहीं हमारे है। पास है, आप हमारे क्या नहीं है, हम सर सीधा आप सवाल, आ सकते हैं। नदीम कुरैशी साहब, मैंने सवाल का इसलिए किया है, जवाब। मैंने सवाल इसलिए किया आपको क्योंकि नून लीग क्लेम कर रही है कि 15 से 20 एमएनएज उनके साथ राब्ते में है। परवेज खटक साहब का जिस तरह से उनका एक आर्ग्यूमेंट हुआ, बाद में उन्होंने तरदीद कर दी उसकी, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट पूरी मीडिया की जीनत बना। नूर आलम खान साहब जो हैं वो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर आप लोगों के बारे में, अपनी क़यादत के बारे में जो बातें कर रहे हैं उस पर उनको शो कॉज नोटिस होता है। मैंने इसलिए सवाल किया कि आपके अपने लोग जो हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट है वो आपके साथ ही खड़े होंगे? 3.5 साल से मैंने सैकड़ों बार ये सुना, सैकड़ों प्रोग्राम्स में सुना, हजारों प्रोग्राम में कर चुका हूं। 10 दिन जी, 15 दिन, 2 माह, 4 माह, दाएं बाएं, आर या पार, मैंने बड़ी बातें सुनी हैं। मैं बजाय इसके आपके सीधे से सवाल का जवाब मैं सीधे अंदाज में दूं, मैं इनकी उस बात का जवाब क्यों ना दूं? ये मैंने दुनिया के पहले गैर मकबूल, रिजेक्टेड, मुतकब्बिर लोग देखे हैं। एक तो शख्स तकब्बुर करे ना अपनी फतह पर, अपनी जीत पर, ये मैंने पहले मुतकब्बिर शख्स अपनी जिंदगी के देखे हैं कि जिनको पंजाब में पीपल्स पार्टी की बात करूं, 2-2 वोट मिले कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। ये हमारे वुजरा को कहते हैं ये काउंसलर नहीं बन सकते। मतलब हैरानी की बात ये है कि घमंड से भरे हुए ये सर पंजाब के रिजल्ट के बावजूद वहीं खड़े हुए हैं। आज भी बीबी की लाश और जुल्फकार अली भुट्टो की लाश, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो बस हम आपको अपने नजरियात पे करते हैं। पाकिस्तान तहरीक हमारे इंसाफ, नजरियात की वजह पाकिस्तान से तहरीक लाशें इंसाफ आती हैं। इनके मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इनका मुकाबला किया, इनको पंजाब ने अच्छा, वॉश आउट मैं किया। सवाल जो है, मैं आगे बढ़ के एक सवाल मैं करती हूँ, आप तीनों से मुझे एक कमेंट चाहिए। जी बैरिस्टर साहब प्लीज, एक सवाल मैं कर देती हूँ, तीनों से मुझे एक कमेंट चाहिए, तीनों से एक कमेंट चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया है। कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने एक सर्वे किया है, उसके मुताबिक अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको 29% लोग वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28% लोग वोट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15% लोग वोट देंगे। जी बैरिस्टर साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें कमी तो हुई है, लेकिन अभी भी वो नून लीग को टक्कर का मुकाबला देने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो सर्वेज होते हैं वो ज्यादातर शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज में और पढ़े लिखे लोगों के साथ कंप्यूटर पे ज्यादातर कर लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो यही है, ऐसे नहीं होता। रिजल्ट्स अवाम देते हैं, अवाम देंगे। ये हुकूमत, ये 28 छोड़ें, ये भी बातें कर रहे हैं ना, इन्हें कोई 2.5 वोट भी देने पे तैयार नहीं। इनका हाल देखिएगा क्या होता है। सही, लोग ठीक है, इनसे तंग आए पड़े ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। नियाजी साहब, जी नियाजी साहब, आप क्या कहेंगे इस सर्वे पर? मैडम बिल्कुल, सर्वे ये शहरी इलाकों से हैं। देहातों में तो आप जरा देख रहे हैं, जरा इधर शहर में या छोटे शहर में जो खाद लेने के लिए, यूरिया लेने की कतारें लगी हैं, क्या ये हुकूमत को वोट देंगे? इतनी बददुआएं दे रहे हैं। देहातों में तो मेरे ख्याल में ये जो सर्वे है सिर्फ कुछ कम महदूद लोगों के, हकीकत में जो है वो 70-80% लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए कम से कम पंजाब में तैयार है। और ये ठीक है जी कुरैशी साहब। इंशाल्लाह लोग बाशऊर हैं, पाकिस्तान के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि कौन सा शख्स है जो उनके मसाइल के हल के लिए अपने जाती एजेंडाज की बजाय नेशनल एजेंडाज पे काम कर रहा है। लोगों को 100% यकीन है और पाकिस्तानी कौम ने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। ये महंगाई तो एक बहुत छोटा चैलेंज है, हम इसको भी ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 2023 में आप भी यहाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।